न्याय दर्शन दूसरा अध्याय दूसरा आनेक 41वां सूत्र पूर्व पक्ष। वर्णात्मक शब्द में विकार और आदेश होते हैं, इसलिए संशय उत्पन्न होता है। प्रश्न, विकार किसे कहते हैं? उत्तर, जैसे व्याकरण में बतलाया गया है कि ई को या हो जाए, तो अब यकार इकार का विकार हुआ। विकार का अर्थ बिगड़कर अन्य रूप को धारण कर लेता है, जैसे दूध से दही हो जाता है। प्रश्न, आदेश किसे कहते हैं? उत्तर, आदेश वह है जो स्थानीय के स्थान में होता है, जैसे ई के स्थान में या होता है। कोई इसे विकार कहते हैं और कोई आदेश। प्रश्न, यदि यकार को इकार का विकार माना जाए तो इसमें क्या दोष होगा? उत्तर, यदि विकार मानोगे तो इकार को यकार का कारण मानना पड़ेगा, परंतु ई या का कारण नहीं है। दूसरे, जब ई का या बन गया तो फिर ई न रहना चाहिए। जैसे दूध का जब दही बन जाता है तो दूध का नाश हो जाता है, परंतु ऐसा होता नहीं। प्रश्न, दो कपालों के संयोग से घट रूप कार्य बन जाता है, वह कारण रूप ज्ञान का नाश नहीं होता, इससे विकार मानने में कोई दोष नहीं। उत्तर, कपाल और घट में कार्य कारण भाव है, किंतु इकार और यकार में यह संबंध नहीं, इसलिए विकार कहना अयुक्त है, उसको आदेश ही कहना चाहिए। प्रश्न, यदि इकार और यकार में कार्य कारण भाव संबंध माना जाए तो क्या दोष है? उत्तर, जब इकार में कुछ अधिक होकर यकार बन जाए तब उसका कार्य कारण भाव संबंध हो सकता है, किंतु ना तो इकार में से कुछ कम होकर यकार बनता है और ना ही कुछ मिलकर बना है, इसलिए कार्य कारण भाव नहीं हो सकता। जिस तरह गाड़ी में बैल की जगह घोड़ा लगा देने से घोड़ा बैल का स्थानापन्न होता है, इसी तरह इकार की जगह यकार बोलने से उसका आदेश होगा, ना कि विकार। जो कि अक्षर सब नित्य हैं, इसलिए कोई अक्षर का विकार नहीं हो सकता। इस पर एक हेतु और देते हैं। 42वां सूत्र उत्तर पक्ष। जब किसी कार्य की प्रकृति अर्थात उपादान कारण बढ़ जाता है तो वह कार्य भी बढ़ जाता है। जैसे एक सेर दूध से जितना दही बन सकता है, 5 सेर दूध से उससे 5 गुना बन जाएगा, या 5 सेर मिट्टी से जितना घड़ा बनता है, 20 सेर मिट्टी से उससे चौगुना बढ़ेगा। जो कि वर्णों में प्रकृति के बढ़ने से विकार नहीं बढ़ता। जैसे एक इकार से यकार बनता है, वैसे 2 इकार से दुगना यकार नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि वर्णों में विकार नहीं होता। इसका उत्तर अगले सूत्र में देते हैं। 43वां सूत्र पूर्व पक्ष। यदि प्रकृति के बराबर ही उसके विकार के होने का नियम होता तब तो कह सकते थे कि वर्णों में विकार नहीं, परंतु विकार कहीं प्रकृति से कम, कहीं बराबर और कहीं अधिक होता है। जैसे रुई से जो सूत बनता है वह रुई से कम होता है, और स्वर्ण से जो आभूषण बनते हैं वे सोने के बराबर होते हैं, और बीज से जो वृक्ष बनता है वह बीज से बहुत बड़ा होता है। इस वास्ते यह हेतु कि प्रकृति के बढ़ने से विकार भी बढ़ता है ठीक नहीं। इसका उत्तर 44वां सूत्र उत्तर पक्ष। प्रकृति से बड़ा, छोटा और बराबर का विकार दिखलाकर जो वर्णों में विकार ना होने का खंडन किया गया है वह ठीक नहीं। यद्यपि भिन्न भिन्न प्रकृतियों से भिन्न भिन्न प्रकार के विकार होते हैं, परंतु एक प्रकार की प्रकृति से भिन्न प्रकार के विकार नहीं होते। वट से वट का ही वृक्ष उत्पन्न होता है, आम का नहीं। बस यदि ई का विकार या होता तो इनमें सजातीयता होती, ऐसा नहीं है, इसलिए विकार मानना ठीक नहीं। इस पर पुनः आक्षेप करते हैं।
45वां सूत्र पूर्व पक्ष आक्षेप की पुष्टि करते हैं। जैसे द्रव्यों से विषम विकार हो जाते हैं, वैसे ही अक्षरों से भी विषम विकार या विकार विकल्प हो जाते हैं। अर्थात जैसे मीठे दूध से खट्टा दही हो जाता है, ऐसे ही हृस्व या दीर्घ ई वर्ण से भी विषम यकार हो जाता है। अब इसका समाधान करते हैं। 46वां सूत्र उत्तर पक्ष विकार द्रव्य में होता है, शब्द रूप वर्णों में विकार नहीं होता, क्योंकि शब्द गुण है, द्रव्य नहीं, जो किसी दूसरे गुण का सहारा हो सके। इसलिए जो गुण विकार से उत्पन्न होते हैं वे द्रव्य में ही होते हैं। उसका कारण यह है कि द्रव्य में से जो परमाणुओं का संघात होता है, कुछ अंश निकलकर और कुछ नए मिलकर एक पृथक रूप धारण कर लेते हैं, उसको विकार कहते हैं। परंतु गुण में यह बात नहीं हो सकती, क्योंकि वह संयुक्त या परमाणुओं का संघात नहीं। जब गुण में विकार धर्म हो ही नहीं सकता, तो शब्द में विकार किस प्रकार हो सकता है? अतः आदेश ही मानना ठीक है। इस पर एक और हेतु देते हैं। 47वां सूत्र उत्तर पक्ष जो द्रव्य अपनी वास्तविक दशा से बिगड़कर विकार होता है, वह फिर अपनी वास्तविक दशा में नहीं आ सकता। जैसे दूध से दही मिलकर फिर दूध नहीं हो सकता, परंतु शब्द में इसके विपरीत पाया जाता है। जैसे इकार को यकार हो जाता है, फिर यकार का इकार भी हो जाता है। इसलिए शब्द में विकार मानना ठीक नहीं। अब इसका खंडन करते हैं। 48वां सूत्र पूर्व पक्ष विकृत होकर द्रव्य फिर अपनी वास्तविक दशा में नहीं आता, ये कहना ठीक नहीं, क्योंकि स्वर्ण के आभूषण बनकर फिर उनका स्वर्ण बन जाता है। इसलिए यह हेतु व्यवचार है। अब इसका उत्तर देते हैं। 49वां सूत्र उत्तर पक्ष स्वर्ण के आभूषण बनने से स्वर्ण से पृथक कोई वस्तु नहीं हो जाती, इसलिए यह दृष्टांत ठीक नहीं। यदि कोई द्रव्य बिगड़े और भिन्न धर्म वाला होकर अपनी वास्तविक दशा में आ जाए, उसका दृष्टांत ठीक हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार स्वर्ण में स्वर्ण का धर्म ही रहता है, इस प्रकार ईस्क्रे यकार हो जाने पर यकार में इकार का धर्म नहीं रहता। अतः यह दृष्टांत विषम है। अब इस पर आक्षेप करते हैं। 50वां सूत्र पूर्व पक्ष जैसे स्वर्ण के विकार आभूषण आदि में स्वर्णत्व धर्म रहता है, ऐसे ही इकार से बने हुए यकार में वर्णत्व धर्म रहता है, अर्थात दोनों ही वर्ण कहलाते हैं। अतः वर्ण में विकार ही मानना ठीक है। इससे वर्ण में विकार होने का प्रतिषेध नहीं हो सकता। आगे इसका उत्तर देते हैं। 51वां सूत्र उत्तर पक्ष सामान्यवान स्वर्ण में किसी धर्म का योग हो सकता है, न कि सामान्य स्वर्णत्व में कोई गुण रह सकता है, क्योंकि जब वह आप धर्म है तो फिर कुंडल आदि आभूषण उसके धर्म नहीं हो सकते, किंतु स्वर्ण के हो सकते हैं, जो कि वर्णत्व धर्म सामान्य है, जो कि इकार और यकार दोनों में रहता है, इसलिए उसके धर्म हो नहीं सकते। जिसे इकार यकार को बराबर मानकर यकार को इकार का विकार माना जाए, अतः विकार मानना ठीक नहीं। इसी पक्ष की पुष्टि करते हैं। 52वां सूत्र उत्तर पक्ष यदि वर्ण को नित्य माना जाए तो उसमें विकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसमें विकार होता है वह नित्य नहीं हो सकता। यदि वर्ण को अनित्य मानो तो दूसरे वर्ण के कहने से पहले का नाश हो जाता है, तब वर्ण की अनुपस्थिति से विकार होना असंभव है। इसलिए दोनों दशाओं में वर्ण में विकार होना सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए कोई वर्ण किसी का विकार नहीं। अब इसका खंडन करते हैं। 53वां सूत्र पूर्व पक्ष
नित्य पदार्थों के धर्म भिन्न भिन्न हैं। कोई नित्य पदार्थ तो ऐसे हैं जो कि इंद्रियों से ग्रहण नहीं होते, जैसे आकाश, काल आदि, और कोई इंद्रिय ग्राह्य हैं, जैसे मनुष्य जाति, गो जाति इत्यादि। इसी प्रकार कोई नित्य विकारी है और कोई अविकारी, परंतु वर्ण नित्य होने पर विकारी हैं। यदि कहो कि विकार और अविकार ये दो विरुद्ध धर्म एक नित्य पदार्थ में नहीं रह सकते, तो ये कहना ठीक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार उन नित्य पदार्थों में इंद्रिय गोचर होना और अतीन्द्रिय होना ये दो विरुद्ध धर्म देखे जाते हैं, तो उनमें विकार और अविकार ये दोनों धर्म भी रह सकते हैं। परंतु वादी का यह हेतु ठीक नहीं, क्योंकि इंद्रिय गोचर होना नित्य होने का विरोधी नहीं है, किंतु विकारी होना नित्यता का विरोधी अवश्य है। और दो विरुद्ध गुण एक पदार्थ में रह नहीं सकते। जो अनित्य होने की दशा में विकार का होना सिद्ध किया है, उसका खंडन करते हैं। 54वां सूत्र, पूर्व पक्ष। वर्णों के न रहने की दशा में भी उनका प्रत्यक्ष होना स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार उनके विकारों का भी प्रत्यक्ष हो सकता है। अब विकार हेतुओं का खंडन करते हैं। 55वां सूत्र, उत्तर पक्ष। धर्मों के वैषम्य से जो वर्ण में विकार अभाव का खंडन किया गया था वह ठीक नहीं, क्योंकि कोई विकारी पदार्थ नित्य नहीं दिख पड़ता, किंतु सब नित्य पदार्थ अविकारी होते हैं। यदि कहो कि कालांतर में तो विकार की उत्पत्ति हो सकती है, तब जैसे वर्ण के ना रहने पर उसका ज्ञान माना जाता है, ऐसे ही कालांतर में होने वाले विकार की प्रतिपत्ति माननी पड़ेगी। यह भी ठीक नहीं, क्योंकि इकार के उच्चारण काल में यकार और यकार के श्रवण काल में इकार नहीं रहता, इसलिए शब्द का विकार मानना ठीक नहीं। इसी की पुष्टि में एक हेतु और देते हैं। 56वां सूत्र, उत्तर पक्ष। प्रकृति और उसका विकार नियत होते हैं, जैसे दूध प्रकृति है और दही उसका विकार है। ये कभी नहीं हो सकता कि दही प्रकृति हो जाए और दूध उसका विकार, अर्थात सदा दूध से दही बनेगा, दही से दूध कभी ना बनेगा। परंतु यदि वर्णों में विकार माना जाए तो उसमें यह नियम नहीं है, क्योंकि यदि कहीं इकार से यकार बनता है तो कहीं यकार से भी इकार बन जाता है। इसलिए प्रकृति और विकार का नियम न होने से शब्दों में विकार मानना ठीक नहीं। फिर आक्षेप करते हैं। 57वां सूत्र, पूर्व पक्ष। अनियम के नियत होने से अनियम न रहा, अर्थात जब ये बात नियमित हो गई कि वर्ण विकारों में प्रकृति का नियम नहीं, तो वह भी तो एक प्रकार का नियम है, फिर अनियम क्यों कहते हो? इसका खंडन करते हैं। 58वां सूत्र, उत्तर पक्ष। नियम और अनियम दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, यह कभी एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए अनियम में नियम कहना बिल्कुल असंगत है, अतः वर्ण विकार मानना ठीक नहीं। अब यदि वर्णों में विकार नहीं होता तो उनमें जो परिवर्तन होते हैं उनको क्या माना जाए? इस पर आचार्य गौतम अपना मत प्रकाश करते हैं। 59वां सूत्र, उत्तर पक्ष। तो शब्द यहाँ पर पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति करता है, अर्थात वर्णों में चाहे जैसा विकार ना हो, जैसा दूध का विकार दही होता है, किंतु गुणांतर, उपमर्द, ह्रास, वृद्धि, लेश और शिलेश के होने से दूसरे प्रकार के विकार की, जिसको परिवर्तन कहना चाहिए, तो अवश्य प्रतिपत्ति होती है। उदात्त स्वर को अनुदात्त स्वर हो जाना, अस को भू और भ्रुव को वच आदेश हो जाना, दीर्घ का ह्रस्व हो जाना है, ह्रस्व को दीर्घ हो जाना, कुछ अंश कम हो जाना, जैसे अस के आ का लोप हो जाना, कुछ बढ़ जाना,
जैसे टित, कित, मित के आगम, ये 6 प्रकार के परिवर्तन हैं जिनको वर्ण विकार के नाम से निर्देश किया जाता है। वस्तुतः एक वर्ण दूसरे वर्ण का स्थानापन्न है, ना कि विकार। अब वर्ण से पद और पद से व्यक्ति आदि का विवेचन प्रारंभ किया जाता है। प्रथम पद का लक्षण कहते हैं। 60वां सूत्र, उत्तर पक्ष। जब इन वर्णों के अंत में विभक्ति लगाई जाती है तब इनकी पद संज्ञा हो जाती है। प्रश्न, विभक्ति के प्रकार क्या हैं? उत्तर, 2 प्रकार की। पहली, वे जो नाम संज्ञा के साथ लगती है। दूसरी, वे जो आख्यात क्रिया के साथ लगती है। जैसे देवदत्त पकाता है, यहाँ देवदत्त संज्ञा है और पकाता है यह क्रिया है। पद से अर्थ का ज्ञान होता है, इसलिए अब अर्थ का वर्णन करते हैं। 61वां सूत्र, पूर्व पक्ष। प्रत्येक पदार्थ जो प्रत्यक्ष से ग्रहण किया जाता है उनमें 3 बातें एक साथ मालूम होती हैं, व्यक्ति, आकृति और जाति। अब यह संदेह होता है कि ये तीनों एक ही हैं या भिन्न भिन्न, क्योंकि जब हम किसी गौ को देखते हैं तो उसके देह, रूप और जाति, इन तीनों का ज्ञान होता है। अब प्रश्न यह होता है कि देह का नाम गौ है या आकार का या जात का या तीनों का मिलकर। अब इसकी विशेष व्याख्या करते हैं। 62वां सूत्र, पूर्व पक्ष। व्यक्ति ही एक पदार्थ है क्योंकि शब्द आदि का व्यवहार उसी में देखा जाता है। शब्द गौ जाति है, समूह गौओं का समूह, त्याग गौ का दान, ग्रहण गौ का लेना, संख्या 10 गौएं, वृद्धि गौ मोटी है, अपचय गौ दुबली है, वर्ण काली या धौली गौ, समास गौ बैठती है, अनुबंध गौ का मुख। इन सब व्यवहारों का प्रयोग व्यक्ति में ही देखा जाता है। इनका संबंध आकृति और जाति से नहीं है, अतः व्यक्ति ही पद का अर्थ है। अब इस पर वादी आक्षेप करता है। 63वां सूत्र, पूर्व पक्ष। अनवस्था दोष के होने से व्यक्ति कोई पदार्थ नहीं, क्योंकि व्यक्ति बिना आकृति और जाति के रह नहीं सकता। गौ जाति है इत्यादि प्रयोगों में आकृति और जाति सहित व्यक्ति का ग्रहण है, किसी विशेष व्यक्ति से तात्पर्य नहीं है। यदि आकृति और जाति को छोड़ दिया जाए तो फिर गोत्र ही नहीं रहता, इसलिए पदार्थ जाति है न कि व्यक्ति। जब पदार्थ जाति है तो फिर व्यक्ति में उसका उपचार क्यों किया जाता है? इसका उत्तर देते हैं। 64वां सूत्र, पूर्व पक्ष। जैसे सहचरण में यष्टि से यष्टि वाला ब्राह्मण, स्थान में मंच से मंचस्थ पुरुष, तात्पर्य में कट से तृण विशेष, व्रत में यम से राजा, मन में शेर भर सत्तू से उतने तेल का सत्तू, धारण में तुला चंदन से तुला में धरा चंदन, सामिप्य से गंगा तीर, योग में काले वस्त्र से काले वस्त्र, साधन में अन्न से प्राण और आधिपत्य में कुल या गोत्र शब्द से उस कुल का मुख्य पुरुष ग्रहण किया जाता है। ऐसे ही लक्षण से जाति का व्यक्ति में उपचार किया जाता है। अतः गौ शब्द से गोत्र का ही ग्रहण करना चाहिए। अब आकृतिवादी आकृति को ही पदार्थ कहता है। 65वां सूत्र, पूर्व पक्ष। पदार्थों के संबंध और जाति का निर्णय करने के वास्ते आकृति ही मुख्य साधन है, क्योंकि बिना आकृति के ये मनुष्य है, ये अश्व है, ये वृक्ष है इत्यादि जाति का निर्धारण नहीं हो सकता। इसलिए आकृति ही पदार्थ है। प्रश्न, आकृति और व्यक्ति में भेद क्या है? उत्तर, व्यक्ति द्रव्य है और आकृति गुण। प्रत्येक व्यक्ति में एक प्रकार की आकृति होती है जिससे उसकी जाति का पता लगता है, अर्थात आकृति की समता ही
जाति का लक्षण है। अब जातिवादी फिर अपने पक्ष को स्थापन करता है। 66वां सूत्र पूर्व पक्ष। मिट्टी की गाय में व्यक्ति और आकृति दोनों हैं, परंतु उसका दूध निकालो या उसे पानी पिलाओ ये कोई नहीं कहता। यदि केवल आकृति और व्यक्ति से पदार्थ का ग्रहण होता तो गौ लाओ ये कहने पर कोई मिट्टी की गाय को भी ले आता, परंतु ऐसा नहीं होता। इससे सिद्ध है केवल जाति ही पदार्थ है। प्रश्न, यदि आकृति और व्यक्ति का जाति से कुछ संबंध ना माना जाए तो गाय और गधे में भेद क्यों कर होगा? उत्तर, आकृति और व्यक्ति तो प्रत्येक भौतिक पदार्थ में रहती हैं, चाहे वह अश्व हो या वृक्ष। इसलिए आकृति और व्यक्ति से जाति का निर्णय नहीं होता, किंतु लक्षण और धर्म से होता है। जिस पदार्थ में जिस जाति के लक्षण या धर्म पाए जाएं, उसकी वही जाति है। प्रश्न, लक्षण और गुण भी तो व्यक्ति और आकृति में ही रहेंगे। उत्तर, यदि व्यक्ति और आकृति से लक्षणों का ज्ञान होता तो मिट्टी की गाय से सब काम चल जाते, क्योंकि गाय की सी व्यक्ति और आकृति तो उसमें भी है। अब आकृतिवादी कहता है। 67वां सूत्र पूर्व पक्ष। बिना आकृति और व्यक्ति के जाति का ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम किसी गाय को देखते हैं तो हमें सिवाय उसकी आकृति और स्थूल शरीर के और कोई वस्तु नहीं दिखती। इसलिए जात के जो लक्षण हैं वे आकृति और व्यक्ति में ही रह सकते हैं। जब आकृति और व्यक्ति कोई वस्तु नहीं तो जाति भी कोई वस्तु नहीं। इसलिए यह बात विचारणीय है कि आकृति कोई पदार्थ है या शरीर कोई पदार्थ है, क्योंकि इनमें से एक की सत्ता के लिए दूसरे का होना आवश्यक है। यदि व्यक्ति को न माना जाए तो आकृति किसकी होगी? क्योंकि आकृति व्यक्ति की होती है। बिना आकृति के पदार्थ विवेक नहीं होता। प्रश्न, यदि हम आकृति और व्यक्ति को पदार्थ मान लें, जाति को कुछ न माने तो क्या आपत्ति है? उत्तर, यदि जाति कोई वस्तु ना हो तो एक जगह पर घड़ा देखने से दूसरी जगह फिर घड़े का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जब घट में घटत्व जो घट की जाति है एक सी दिखती है, तब एक घट को देखकर ये कहने से कि घट लाओ उसी समय घट लाया जाता है। यदि घटत्व कोई वस्तु नहीं तो केवल शब्द मात्र के कहने से कोई भी घट नहीं ला सकता। यदि ऐसा करे कि घट की आकृति से ज्ञात हो जाएगा कि इस आकृति वाली और इतनी लंबी वस्तु का नाम घट है, तो उसके कहने से ही जाति सिद्ध हो गई। प्रश्न, क्या कभी आकृति को प्राधान्य नहीं है? उत्तर, आकृति किसी दशा में प्रधान नहीं होती, उसकी सत्ता काल्पनिक है। प्रश्न, इसमें क्या प्रमाण है कि ये तीनों पृथक पृथक है? उत्तर, क्योंकि इनके लक्षणों से ही इनकी सत्ता पृथक मालूम होती है, इसलिए इन तीनों को एक मानना ठीक नहीं। इनके लक्षणों पर ठीक ठीक विचार करने से ये पृथक ही प्रतीत होती है। घड़े में जो घड़ापन है वही हमको उसके घड़े होने का ज्ञान कराता है। अब आचार्य अपना मत प्रकट करते हैं। 68वां सूत्र उत्तर पक्ष। व्यक्ति, आकृति और जाति ये तीनों मिलकर ही पद के अर्थ को प्रकाश करते हैं, अलग अलग नहीं। ये बात दूसरी है कि इनमें कहीं व्यक्ति प्रधान हो, कहीं आकृति और कहीं जाति। वस्तु की सत्ता के प्रसंग में व्यक्ति, भेद के प्रसंग में आकृति और अभेद के प्रसंग में जाति प्रधान होगी। अब सूत्र का व्यक्ति का लक्षण करते हैं। प्रश्न, व्यक्ति किसे कहते हैं? 69वां सूत्र उत्तर पक्ष। जिसमें गुरुत्व, कठिनत्व, द्रवत्व आदि गुण विशेष हो, ऐसे मूर्तिमान द्रव्य संघात को व्यक्ति कहते हैं।
गुणाश्रय आत्मा, आकाश, काल आदि अमूर्तिमान द्रव्य भी है, परंतु सूत्र में मूर्ति का विशेषण देने से उनका ग्रहण नहीं किया जा सकता। अब सूत्र का आकृति का लक्षण कहते हैं। 17वां सूत्र उत्तर पक्ष, जिससे जाति के चिन्ह प्रकट होते हैं वह आकृति है, अर्थात आकृति ही जाति को बतलाती है। जैसे मनुष्य की आकृति को देखकर मनुष्य जाति का ज्ञान होता है और वह व्यक्ति के अंगों की बनावट और उनके स्वरूप से पहचानी जाती है। अब सूत्रकार जाति का लक्षण कहते हैं। 71वां सूत्र उत्तर पक्ष, जो भिन्न भिन्न पदार्थों में समता का भाव है या जिनकी उत्पत्ति बनावट एक जैसी हो वह जाति है और वह आकृति और बनावट की समता से जानी जाती है। प्रश्न, जाति कितने प्रकार की है? उत्तर, 2 प्रकार की, एक सामान्य और दूसरी विशेष। जैसे मनुष्य जाति सामान्य है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि या श्वेत, कृष्ण आदि या देश भेद या धर्म भेद और आचार भेद से विशेष या अवांतर जातियां बनती हैं। प्रमाण और जाति की परीक्षा समाप्त हुई।